हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। तो इस सीरीज़ में हमने अभी तक टोटल 49 क्लासेस कर ली हैं और आज की क्लास नंबर हमारी 50 है। और फ्रेंड्स, ये सारी क्लासेस ना मैंने एक साथ ऐड कर दी हैं एक प्लेलिस्ट में, तो आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में हमारी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं और हिंदी के मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने की ट्रिक भी बताई है। तो सारी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चाहें तो एक बार चेकआउट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। और इससे पहले हमने दिन में हिंदी की भी क्लास करी थी, पेडागोजी और गद्यांश पद्यांश, तो आप लोगों ने वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा को सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा, आपको बताना है। आप जानते ही हैं, जब बच्चा छोटा होता है ना, आप ये मानकर चलिए अप्रॉक्स 5 ईयर, स्टार्टिंग के 5 साल तक आप बच्चे को जिस एनवायरनमेंट में रखेंगे, जिस पर्यावरण में रखेंगे, बच्चा वहाँ की भाषा को खुद ही सीख लेता है। उसको कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बल्कि आपने देखा भी होगा, आपके घर में अगर कोई बेबी आता है तो स्टार्टिंग में 5 साल तक आप उसको जिस एनवायरनमेंट में रखोगे वो वैसी चीज़ें सीख जाता है। वैसे ही भाषा के साथ होता है। आप लोग घर पे जो भी लैंग्वेज बोलोगे, घर में जो छोटा बच्चा है वो भी उसी लैंग्वेज में बातचीत करना शुरू कर देता है धीरे धीरे, क्योंकि वो आपकी भाषा को सुनता है और उसको ग्रहण कर लेता है। तो स्टार्टिंग के कुछ ईयर में कह रहे हैं कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भाषा सीखने में। तो इस अवधि को आप किस रूप में जानेंगे? संवेदनशील कहेंगे, क्षेत्रीय कहेंगे, विशिष्ट या असामान्य कहेंगे, या अप्रतिक्रियात्मक कहेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये अवधि होती है आपकी एकदम सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील। यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि छोटा होता है। भाषा सीखने को लेकर भी और हर चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है, ठीक है। तो भाषा सीखना स्टार्टिंग में जब बच्चा जन्म ले रहा है 5 साल तक, तो वो इसी पर निर्भर करता है कि आप उसको किस पर्यावरण में रख रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रख रहे हैं। जैसे एनवायरनमेंट में रखेंगे वैसी चीज़ें वो सीख जाएगा और वैसी भाषा बोलना भी वो धीरे धीरे सीख जाता है। तो वो होता है आपका सेंसिटिव पीरियड, यानी कि संवेदनशील, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? अब देखिए, मैंने आपको थ्योरी की क्लासेस भी ऑलरेडी करा दी हैं और अब तो आप लोग इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। विकास किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। सबसे पहले आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर, डेफिनेटली, बिल्कुल आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर विकास निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, जी हाँ, इस पर भी करता है। और भौतिक वातावरण पर भी करता है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। देखिए, विकास होता क्या है, यानी कि इंग्लिश में इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये निर्भर करता है सबसे पहले हमारी आनुवंशिकता, हमारी हेरिडिटी पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी आइज़ का कलर, आपके हेयर का कलर, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके मम्मी पापा के कलर से मैच करता हुआ होगा थोड़ा बहुत। आपकी आइज़ का कलर, आपके हेयर का कलर। आपने देखा होगा कोई बच्चा क्या होता है कि उसकी एज कम होती है लेकिन दिखने में वो बहुत, उसकी हाइट बढ़ जाती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो उनके मदर और फादर में से भी किसी ना किसी की हाइट ज़्यादा रही होगी। तो इस तरीके से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिक ये जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट इस पर निर्भर करता है। साथ ही समाज और संस्कृति पर भी निर्भर करता है। आप जैसे समाज में रहेंगे वैसा आपका विकास होने लगेगा। जैसे समाज अनेक तरीके के हो सकते हैं। एक समाज ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो बच्चे के अंदर वो गुण जो हैं डेवलप होने लगते हैं। तो बच्चे का विकास उसी तरीके का होने लगता है कि हाँ, हमसे बड़े जो हैं उनको नमस्ते करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो समाज में जाकर भी बच्चे का विकास होता है। और जो भौतिक वातावरण है, आपके आसपास जो भौतिक वातावरण है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हम ये कह सकते हैं, जैसे सारी चीज़ें आपके आसपास की जो प्रकृति में मौजूद हैं, जैसे नदी, पहाड़, झरने, मिट्टी, बादल, वर्षा, मौसम, सारी चीज़ें, ये सब भी बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है आज से, जो आपका विकास होता है
वो निर्भर करता है आपकी संस्कृति पर, आपके समाज पर, आपकी आनुवंशिकता पर, आपके भौतिक वातावरण पर भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, जो अब हमको दिख रहा है ऑप्शन डी में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन दिया है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या ऐसी करनी चाहिए? बताइए। फिर आपको ऑप्शन भी दिए हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली भी देखनी चाहिए। मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे के दिमाग का विकास। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी संज्ञानात्मक या संज्ञान वर्ड आपको दिख जाए वो आपके दिमाग से कनेक्टेड है, वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो स्कूल में ये चीज़ तो होती है कि बच्चे के दिमाग का विकास किया जाता है, साथ ही साथ भावात्मक विकास भी बच्चे के अंदर किया जाता है। ठीक है, जो भाव आपके अंदर से पैदा होते हैं, जैसे किसी से प्रेम करना, ये सारे भाव, तो ये भावात्मक जो है विकास, इसका भी ध्यान रखा जाता है स्कूल में। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसका कारण दिया है कि किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालता है। अब बताइए, क्या ये सही है? ये कह रहा है कि किसी समस्या को हल करते समय विचारों का जो मौखिकीकरण है वो समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालेगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अभिकथन ए यहाँ पर सही है, और ये जो कारण है ना, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो समस्या समाधान कौशलों में विचारों का जो मौखिकीकरण है वो कभी भी बाधा नहीं डालता है। वो तो पॉजिटिव चीज़ होती है। विचार अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उनको सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो वो समस्या समाधान में बाधा नहीं, बल्कि वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। तो हम इसमें कहेंगे कि अभिकथन तो हमारा सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत हो चुका है। तो ये हमको दिखेगा, देखते हैं। यस, ऑप्शन सी में हमको मिल गया कि ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक माँ ने देखा कि उसका जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। ठीक है, दो ट्विंस हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे हैं। तो माँ ने देखा कि एक बच्चा जल्दी चलना सीख ले रहा है और एक जो है धीरे धीरे चल रहा है। तो सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है, ये आपसे पूछा है। पहला है, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। देखिए, ऑप्शन तो सही है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एक बच्चा जल्दी चलना सीख ले रहा है, एक उसकी दूसरे की तुलना में जल्दी चलना नहीं सीख रहा है। ये तो नहीं हो सकता। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, बढ़ता तो है, लेकिन इस क्वेश्चन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, और एक ऑप्शन है कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। अब आपको आंसर मिल गया होगा। देखो कैसे, जुड़वा बच्चे हैं, एक बच्चा जल्दी से सीख ले रहा है चलना, और एक बच्चा तेज़ी से चलना नहीं सीख पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि अलग अलग व्यक्ति में जो विकास की गति होती है वो अलग अलग होती है, या इसकी जगह दे देगा विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है सिद्धांत, क्योंकि देखिए एक बच्चा जल्दी चलना सीख ले रहा है, दूसरा बच्चा थोड़ा टाइम लेकर चलेगा, थोड़ा देर में चलना सीखेगा। कहने का मतलब है कि हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसमें जो विकास की गति होती है वो अलग अलग होती है। आपने देखा भी होगा, कोई बच्चे ऐसे होते हैं, आप ऐसे मानकर ले सकते हैं, दो बच्चे हैं जिनकी एज समान है, यानी कि दो बच्चे हैं जो 5 साल के हैं। एक बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है और एक बच्चा जल्दी बोलना नहीं सीख पाता। एक बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है तो एक बच्चा जल्दी चलना नहीं सीख पाता। ये डिफरेंस आपने देखे होंगे। ये इसीलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति में विकास की जो गति होती है या दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे से पूछा हुआ है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? सिंपली क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर क्रमबद्धता का गुण आ जाता है। क्रमबद्धता मतलब होता है सीरिएशन का गुण, और आपको ध्यान होगा मैंने आपको पढ़ाया था CCS, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और ये आपका सेंट्रेशन। ठीक है, ये तीनों गुण कौन सी स्टेज में डेवलप होते हैं?
ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा चीज़ें और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस सीरीज़ से जुड़े हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए हैं उन्हें भी अभी से याद हो जाएगा। तो देखिए, जीन पियाजे ने विकास के 4 स्तर बताए थे। वो जो 4 स्तर हैं वो ये हैं, जिनके ये नाम लिखे हैं। अब इनको याद करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक है SPCF। बस आपको याद रखना है, जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की ये 4 स्टेज बताई हैं, 4 चरण बताए हैं। SPCF, S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीगामक अवस्था, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। याद हो गया? बहुत ईजी है। ओके, अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ये जो आप मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था देख रहे हैं, इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्रमबद्धता का गुण आ जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को वो क्रम में लगाना सीख जाता है। जैसे बच्चे को आप छोटे छोटे टॉयज़ देंगे। टॉयज़ क्या हैं? कुछ टॉयज़ शेप में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो आप उन्हें इस तरीके से अगर टॉयज़ को बिखेर के दे दें, छोटे और बड़े टॉयज़ को, और आप उनको कहें कि बेटा अब इनको आप क्या करिए, क्रम में लगाइए, यानी कि सीरीज़ में लगा दीजिए, तो वो सीरीज़ में लगा देंगे। कैसे? सबसे पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, फिर बड़ा। इस तरीके से वो सीरीज़ में लगाना सीख जाते हैं। इसी को कहते हैं सीरिएशन का गुण, क्रमबद्धता का गुण। ठीक है, और ये गुण आपका डेवलप हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में। ठीक है, अब से आप ध्यान रखेंगे। और इसी की जगह आपसे पूछ ले कि क्लासिफिकेशन करना कहाँ पर सीखता है, तो क्लासिफिकेशन भी वो इसी स्टेज में सीखता है। ठीक है, क्लासीफाई करना किसी भी चीज़ को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और सामंजस्य के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? बताइए, क्या संतुलन को, या असंतुलन को, या प्रत्यक्ष अवबोधन को, या फिर भ्रम को? कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए, जिन्होंने भी पियाजे की थियोरी थोड़ा डीपली पढ़ी होगी उन्हें आंसर पता चल गया होगा। तो देखिए, ये जो आत्मसातीकरण होता है, कि आत्मसातीकरण मतलब होता है एसिमिलेशन, कोई नई चीज़ को सीखना। यानी कि जब आप बच्चे को कुछ नया ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को वो ग्रहण करता है, उसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण। और सामंजस्य यानी कि समंजन, जैसे आपने उसको कोई चीज़ बताई, उसके बाद जब वो उसको एडजस्ट करता है, मॉडिफाई करता है किसी अलग तरीके से, उसको हम कहते हैं सामंजस्य। तो ये जो आत्मसात करना और उसको अच्छी तरीके से सामंजस्य कर लेना, इसका मतलब क्या कर रहा है? बच्चा संतुलन की स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसने बिल्ली देखी। ठीक है, सपोज एक बिल्ली देखी उसने, कैट देखी रास्ते में। अब उसे नहीं पता कि ये कैट है। अब उसकी जो टीचर हैं वो बताती हैं कि बेटा ये कैट है, इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 पूंछ है। ठीक हो गया, बच्चे ने क्या किया? आत्मसात कर लिया, वो नया ज्ञान बच्चे ने सीख लिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चले तो एक डॉगी दिखाई दिया। अब बच्चे को नहीं पता कि ये डॉग है। बच्चा अपनी टीचर से कहता है कि ये देखिए टीचर, ये कैट दिख गई हमको, ये दूसरे प्रकार की कैट है। तो टीचर कहती है कि बेटा नहीं, ये कैट नहीं है, ये डॉग है। डॉग देखो कैट से थोड़ा सा हाइट में बड़ा होता है। अब उसने डॉग को कैट क्यों समझा होगा? समझने का रीज़न ये था कि डॉग के भी 2 हाथ और 2 पैर और 1 पूंछ होती है। तो बच्चे ने समझा ये भी कैट है, लेकिन ये दिखने में थोड़ा बड़ी है। तो टीचर ने बोला कि बेटा देखो ये कैट नहीं है, ये डॉग है। फिर उनमें डिफरेंस बताया। टीचर ने बताया कि कैट की आवाज़ म्याऊं होती है और डॉग जो है भौंकता है। इस तरीके से डिफरेंस बताया। तो बच्चे ने क्या किया? उसके बाद जो बच्चे को प्रीवियस नॉलेज मिली थी, जो कैट का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में था, उसको उसने मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करते हुए डॉगी का कॉन्सेप्ट भी अपने दिमाग में बिठा लिया कि इसको डॉग कहते हैं और इसको कैट कहते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है। तो जब सबसे पहले उसने कैट का कॉन्सेप्ट सीखा था, नया ज्ञान ग्रहण किया था, तो उसे हम कहेंगे आत्मसात किया था। लेकिन जब उसने कैट और डॉग में डिफरेंस पहचान लिया, यानी कि सामंजस्य बिठा लिया अपने दिमाग में कि कैट अलग होती है, डॉग अलग होता है, उसको हम कहते हैं सामंजस्य करना। अब ये दोनों काम उसने क्यों करे होंगे? ताकि वो बैलेंस की स्थिति में आ जाए, संतुलन की अवस्था में आ जाए, जिससे कि उसको कोई डाउट ना रहे कि ये कैट है या ये डॉग है। ठीक है, तो अपना डाउट क्लियर करता है और एकदम बैलेंस की स्थिति में आ जाता है, और कैट और डॉग के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ लेता है। ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कैट और डॉग बोला, वैसे एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, संतुलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। यानी कि दूसरे लोग जो अनुभव करते हैं उनको वो बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देख रहा है और दूसरे के दृष्टिकोण को वो समझता ही नहीं है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, बच्चा समझता है कि जैसा मैं दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ दुनिया भी वैसा ही सोचती है। यानी कि मैं सब कुछ हूँ, मैं जैसा हूँ वैसी दुनिया है और जैसा मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया वैसे ही सोचती होगी, ऐसा बच्चा समझता है। तो यह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है ये पूछा है। क्या ये संरक्षण है? नहीं है। क्या ये आत्मकेंद्रियता है? यस ऑफ कोर्स ये आत्मकेंद्रिता है। सेल्फ सेंटर्ड इसी को कहते हैं, जब बच्चा खुद को सेंटर में रखता है और समझता है कि जैसा मैं हूँ वैसी पूरी दुनिया है और जैसा मैं सोचता हूँ चीज़ों को लेकर मैं मानता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती और मानती होगी। तो इसी को हम कहते हैं आत्मकेंद्रिता का गुण। और ये क्वेश्चन भी आपका जीन पियाजे की थियोरी से ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा, उसका मत क्या होगा? पहला है कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना। दूसरा है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। तीसरा है कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना है। और चौथा है कानून और नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून और व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। अब देखिए उन्होंने काफ़ी सारे, आपको मैंने बताया था कि इनकी जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज बताई हैं। तो जो 6 स्टेज हैं उसमें से एक स्टेज है जहाँ पर एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून और व्यवस्था चरण में होता है, ये एक चरण है उसका। तो इस स्टेज में बच्चा क्या मानता है आपसे ये पूछा है। तो इस स्टेज में बच्चे को ये समझ में आता है कि कानून और अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे क्या होता है, सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। यानी कि समाज और कानून के नियमों का पालन करना चाहिए, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो मैं कहूँगी कि आपको मिल ही नहीं सकता। एकदम लड्डू क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। सिद्धांत का बस नाम पूछ दिया आपसे। तो लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था बताइए? नैतिक विकास का दिया था? जी नहीं, नैतिक विकास का सिद्धांत तो कोहलबर्ग ने दिया था। अभी ऊपर हमने देखा व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत, क्या उन्होंने व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत दिया था? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? जी नहीं। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? जी हाँ, उन्होंने यही सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थियोरी। याद आया आपको? तो ये इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में SCL चलना चाहिए। ठीक है, समाज, संस्कृति और भाषा, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चा जो है प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है, तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए आपको ये बताना है। पहला है विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करने के लिए नहीं। अगर आप बच्चे से कहेंगे आप बस खुद ही आंसर सोचते रहो और आप उसको एकदम अनदेखा कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा है विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने होंगे। जी हाँ, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि अगर बच्चे को कोई काम नहीं आ रहा है तो आप उसकी थोड़ा बहुत हेल्प कर दो। ऐसा नहीं कि पूरी हेल्प करते रहो ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को कुछ आप हिंट दे दो, कुछ संकेत दे दो, कुछ इशारे दे दो, जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेगा। ऐसा मानना है वाइगोत्स्की का, और वो हमको इसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? प्रोग्रेसिव क्लासरूम। पहला है अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। बताइए क्या कंपटीशन करना चाहिए? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कभी भी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना मन में नहीं रखनी है।
जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। कितनी गलत बात है, देखो कंठस्थ करना मतलब होता है रटना, किसी भी चीज़ को आप रटने के लिए कहेंगे, ऐसा प्रगतिशील कक्षा में नहीं कहा जाता है। मूर्त पुरस्कार जैसी ट्रॉफी जीतने के लिए, जी नहीं। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर, ये बिल्कुल सही है। जो हमारी प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है वहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की उस चीज़ में पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। और उसके द्वारा क्या होता है, बच्चा जो है ज्ञान का सृजन यानी कि ज्ञान का निर्माण खुद भी कर सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है, बताइए। पहला है ज्ञान का प्रदाता और ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जी नहीं। निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मतलब बच्चे का मन नहीं है पढ़ने में। अब बच्चा निष्क्रिय है, मन ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो वो क्या ही सीखेगा, आप खुद सोचिए। दूसरा है जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत अधीनस्थ प्रतिभागी, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तानाशाह और आज्ञाधीन जीव, देखिए तानाशाह कितनी गलत बात है, ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। तो हमें आंसर मिल चुका है सुधारक और ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, यानी कि एक प्रतिभाशाली कक्षा अध्यापकों को सुसाधक रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी रूप में अपेक्षित करती है। यानी कि ज्ञान का सृजन बच्चा कर सकता है जब वो सक्रिय रूप से प्रतिभाग करे, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन करे, चीज़ को सीखने में उसकी रुचि होनी चाहिए। देखिए सक्रिय और निष्क्रिय क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव होना, जब बच्चा दिल और दिमाग से एक्टिव है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसकी रुचि है। और निष्क्रिय मतलब होता है पैसिव होना, जब बच्चे को आपने ज़बरदस्ती बिठाया है, उसका मन नहीं है सीखने में, उसका दिल दिमाग ध्यान कुछ भी नहीं है पढ़ने में, वो बस ज़बरदस्ती बैठा हुआ है आपकी डर से, उसे हम कहते हैं निष्क्रिय होना, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होगा इसमें, पॉजिटिव होता है आपका सक्रिय रूप से भागीदारी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। आपको पता होगा हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जहाँ पर उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब उन 8 प्रकार की बुद्धि में से कौन सी बुद्धि यहाँ पर नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। भाषाई बुद्धि की बात वो करते हैं, स्थानिक बुद्धि की भी करते हैं, संगीत बुद्धि की भी करते हैं, लेकिन भावनात्मक बुद्धि जैसी चीज़ वो नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण से है। अभिकथन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आपकी जो NEP है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो कहती है कि फर्स्ट से लेकर 5वीं क्लास तक आप बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो मातृभाषा में दो, उनकी मदर टंग में दो, यानी कि वो भाषा जो भाषा बच्चे अपने घर में सबसे पहले सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, उस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाओ। ये तो सही है। कारण है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते और समझते हैं। ये भी इसका कारण बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो मातृभाषा में पढ़ेंगे स्टार्टिंग के क्लास 5 तक, तो क्या होगा, बच्चे जो है चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं और अवधारणाओं को ईजीली समझ सकते हैं, और वो जो समझेंगे वो एकदम सार्थक रूप से समझते हैं, ठीक है। तो ये कारण भी सही है। तो हम क्या कहेंगे, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक कक्षा कहने का मतलब है एक कक्षा में अनेक संस्कृति के बच्चे मौजूद हैं, और वो होते भी हैं क्योंकि हर बच्चे की संस्कृति एक जैसी नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं, है ना। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की प्रधानता देनी चाहिए। केवल उसको देंगे, जी नहीं। यहाँ भी आ गया कि केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को आप प्रधानता देंगे, जी नहीं। सभी की जो संस्कृतियाँ हैं सभी को आपने प्रधानता देनी है। केवल सुविधा वंचित या केवल प्रबल समूह की संस्कृति को आप बढ़ावा देंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति, जी नहीं। इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। यानी कि हर बच्चे की जो संस्कृति है वो अलग अलग होती है
और हर बच्चे की संस्कृति को आपने बराबर महत्व देना है। ये इस ऑप्शन में कहा गया है, जो कि एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। मतलब वो सभी जगह अब ईडी लगा दे रहा है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ भी लगा दे रहा है। तो बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी सोच को डैश की प्रवृत्ति दर्शाती है। बताइए उनकी जो सोच है वो किस तरफ जा रही है, क्या दर्शा रही है, ये आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार समझाया भी था फ्रेंड्स, कि अगर किसी बच्चे को आप कोई रूल सिखा रहे हैं और उस रूल को वो इतना ज़्यादा यूज़ कर दे रहा है जितना नहीं करना चाहिए, यानी कि जहाँ पर वो नहीं लगता है वहाँ पर भी वो उस नियम को लगा दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उस नियम का अति सामान्यीकरण कर रहा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है आप लोगों के लिए नई चीज़ ये आई हो, लेकिन ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। अब मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं और मैं हमेशा आपकी प्रिपरेशन करवाती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका बनता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इसको हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी किसी नियम को लगा देना। और हिंदी में कहते हैं अति सामान्यीकरण, और हिंदी में इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं अति नियमित। दोनों नाम लिख लीजिए, अति नियमित और अति सामान्यीकरण, ओवर जनरलाइजेशन। ठीक है, यही होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? बताइए। पहला है विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना है। क्या आप बढ़ावा देंगे? जी नहीं। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। जी हाँ। अब ये रूढ़िवादियाँ क्या हैं? जो पुराने ज़माने से आपकी चली आ रही हैं, जैसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर में रहकर झाड़ू पोछा करेंगी, किचन का काम करेंगी। ये सब जो आपकी धारणाएं हैं ना, ये रूढ़िवादी धारणाएं हैं। तो इनको ख़त्म करना होता है, ना कि इनको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वास्तविक जीवन से संबंधित कुछ उदाहरण देंगे, ऐसे उदाहरण जहाँ पर ये बच्चों को पता चल सके कि हाँ, जो गर्ल्स हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े काम वो कर रही हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ऐसे एग्जाम्पल देते हुए आप उन रूढ़िवादी सोच को क्या करेंगे? चुनौती देंगे। इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किसी प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है ये पूछा है। क्या ये एकीकृत है या समावेशी है या विशेष शिक्षा है या अप्रगतिशील है? तो ये है फ्रेंड्स आपका समावेशी, यानी कि इंक्लूसिव। कहने का मतलब है सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद, देखिए क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और हर किसी की जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो अलग अलग होती है। जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको आप एक बार किसी चीज़ को समझाओ वो समझ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी चीज़ को समझने में 2 या 3 बार पढ़ने की ज़रूरत होती होगी। तो सभी विद्यार्थियों को उनकी उस एबिलिटी में भिन्नता के बावजूद उनको संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना, यानी कि सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये होता है आपका समावेशी शिक्षा, जहाँ पर सभी बच्चों को समान रूप से समान अधिकार दिए जाते हैं और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? बताइए, किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, या फिर संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, या उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी हों। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब होता है ऐसी शिक्षा बच्चों को देना जहाँ पर बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा हो। जैसे बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाना जिनमें बच्चों की रुचि हो, बच्चों की रुचि, उनकी नीड, उनकी एज, उनका मेंटल लेवल, इन सभी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना, ये होता है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष।
और बाल केंद्रित शिक्षा देना बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चे की रुचि होती है पढ़ने में, और जब बच्चे की रुचि होती है तो आप समझ ही सकते हैं, जब आपकी रुचि होती है पढ़ने में आप चीज़ों को सीख लेते हैं, और जब आपका मन नहीं होता है, ज़बरदस्ती लगे रहते हैं, तब आपको वो चीज़ें याद भी नहीं होती हैं, है ना। तो यही होता है डिफरेंस। और बाल केंद्रित कक्ष में क्या होता है कि हर व्यक्ति की ज़रूरतें यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पाठ समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, यानी कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए बच्चों का आकलन भी चल रहा है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ाया, फिर उस चैप्टर का आप आकलन कर रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ाया, फिर आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने जैसे 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, फिर 5 चैप्टर आपने पढ़ाए, फिर बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। नोट कर लीजिए, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब बच्चे का आकलन क्लासरूम में पढ़ाते हुए किया जाता है उसे हम कहते हैं बच्चे का आकलन अधिगम के लिए, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलिए अब मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ। एक होता है अधिगम के लिए आकलन और एक होता है अधिगम का आकलन। ये दोनों बहुत आपसे पूछे जाते हैं, तो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। पहला जो है आपका अधिगम के लिए आकलन, इसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, और इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। और ये जो आपका अधिगम का आकलन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको हम कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अब ये जो योगात्मक मूल्यांकन है ये साल में एक बार होता है। जैसे आपके एनुअल एग्जाम होते हैं ना, जिससे सिर्फ ये डिसाइड होता है कि या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है लास्ट में वो इसी में बनता है, सम्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन में। तो ये कब होता है, ये अंत में होता है, साल के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का। ठीक है, जब बच्चे को पास या फेल घोषित किया जाता है। लेकिन ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है ना, FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, एक साल में बहुत बार टेस्ट ले लेते हैं टीचर्स, है ना, तो वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये शिक्षण के दौरान किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि इसकी तरह लास्ट में होगा, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ें पता लगाई जाती हैं कि बच्चों को समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे उनको याद कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं, उसका आप पता लगा सकते हैं, फिर उसकी पता लगा करके उन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो ये जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन है ये बेस्ट और पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो आई होप आपको अब इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझाया है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, कभी पूछ लेता है अधिगम के लिए आकलन और कभी पूछ लेता है अधिगम का आकलन, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, यानी कि ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि के हैं उनको संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा है। सबसे पहले है उन्हें ढेर सारा लिखित काम देंगे। जी नहीं, आप उन्हें बहुत सारा लिखित काम दे देंगे, इससे क्या हो जाएगा, इससे तो और ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। नेक्स्ट है उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। हाँ, ये तो ठीक लग रहा है। अदर ऑप्शन भी देखेंगे, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। जी नहीं, कभी भी आप बच्चों को अलग से नहीं बैठाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है, समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाना है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है उन्हें अनदेखा करें, ताकि क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप कि उन्हें एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे, अनदेखा कर देंगे, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके संदर्भ के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे टीचर, और उनको जो है कक्षा चर्चा में शामिल भी करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, उन बच्चों के अंदर की हेजिटेशन भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन,
शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि ऐसा कौन सा अधिगम विकार है, अधिगम अशक्तता है, ये आपसे पूछा है। पहला है पठन वैकल्य। देखिए पठन वैकल्य में क्या होता है, जब बच्चे को पठन वैकल्य होता है तो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। गुणज वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, गणना करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम कहते हैं गुणज वैकल्य है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड है भाषा वैकल्य। भाषा वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को भाषा बोलने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर भाषा को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो हम कहते हैं भाषा वैकल्य है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो बचा हमारा लास्ट ऑप्शन। इस तरीके से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा गति समन्वयक वैकल्य, यानी कि बच्चे को गति समन्वयक वैकल्य है, जिसमें बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत आती है, व्यक्ति का जो संतुलन होता है, शारीरिक निपुणता होती है, हाथ और आँख में जो सामंजस्य है उसको वो नहीं बिठा पाता है, यानी कि सामंजस्य नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गति समन्वय वैकल्य। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कई बार आपसे पूछा गया है और मैंने आपको बहुत बार ये समझाया भी है। ये जो ऑटिज्म है यानी कि स्वलीनता है, स्वलीनता क्या होती है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। यानी कि जिस बच्चे में स्वलीनता होगी, ऑटिज्म होगा, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है, उन बच्चों के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ये पूछा है। तो ऑटिज्म मैंने आपको करवाया है काफ़ी बार, ठीक है, क्योंकि थियोरी मैंने आपको बहुत बार करवा भी दी है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ऑटिज्म में मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता, यानी कि बच्चा जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता है, संप्रेषण करने में उसको दिक्कत होती है, कम्युनिकेट करना उसको पसंद नहीं होता है, बच्चे को सिर्फ अकेले रहना पसंद होता है। अगर आप उसको किसी सोसाइटी में भेज दो ना, समाज में भेज दो, तो वहाँ पर बोर होने लगता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है इसमें अकेले रहना पसंद करता है और समाज में जाना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो ये जो संप्रेषण में कठिनाई है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, संप्रेषण करना मतलब होता है लोगों से बातचीत करना, समाज में जाकर इंटरेक्शन करना, और यही चीज़ बच्चा नहीं करता है जिस बच्चे में स्वलीनता होती है, यानी कि ऑटिज्म होता है, ठीक है। तो आज से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अगर पूछा जाए ऑटिज्म क्या है, तो जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है वो ज़्यादा सोशल नहीं होता और वो लोगों से बातचीत करना, संप्रेषण करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है, यानी कि ये जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, इसकी पहचान नहीं है कौन से ऑप्शन में। पहला है जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये तो होती है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी बच्चे करते हैं। नवाचारी भी बच्चे होते हैं, लेकिन अभिसारी सोच वाले नहीं होते, ये यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता सृजनात्मक बच्चों की नहीं होती है। अभिसारी सोच की जगह अगर अपसारी सोच लिखा होता तो वो विशेषता बच्चों की होती है जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं। अपसारी मतलब होता है, अपसारी और अभिसारी में डिफरेंस समझ लीजिए। अभिसारी मतलब होता है जो जब एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होता है ना, आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं हमारे देश की राजधानी क्या है, तो बच्चा बोल देगा देश की राजधानी बता देगा सीधे सीधे। वहीं पर अगर आप कहें बच्चे से कि जो हमारे देश की राजधानी है उसकी विशेषताएं बताइए, तो वो आपका अपसारी सोच वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन में आंसर समाप्त हो जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनके अंदर अपसारी सोच होती है, ना कि अभिसारी सोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा क्या कहती है शिक्षा के बारे में। पहला है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, जी नहीं, सिर्फ पाठ्य वस्तु तक सीमित हो ऐसा नहीं कहती है। तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित, यानी कि आप बच्चों को कंठस्थ करने को कहो, रटने को कहो, याद करने को कहो, क्या वो ऐसा कहती है, बिल्कुल भी नहीं कहती है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, यानी कि बच्चों से कहती है कि कंपटीशन करो एक दूसरे के साथ, ऐसा भी वो नहीं कहती है। तो वो क्या कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए आपकी जो शिक्षा है। समालोचनात्मक चिंतन मतलब मैंने आपको बहुत बार समझाया है, जैसे कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके लाभ क्या हैं, इससे क्या हानि हो सकती है,
ये सारी चीज़ें जब बच्चा सोच पाए उसी को हम कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि हर चीज़ का प्लस और माइनस दोनों चीज़ें वो समझ पाए। ठीक है, तो इस चीज़ पर केंद्रित होनी चाहिए हमारी शिक्षा, ऐसा कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NEP 2020। ये सारे टर्म्स मैंने आपको करवाए हैं फ्रेंड्स, एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? जब हम बच्चों को कोई क्वेश्चन देते हैं, ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर बच्चों को सोचना पड़े, यानी कि अपना दिमाग वो यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या विकसित करने के लिए? अभिसारी सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अपसारी सोच या अनुक्रिया समुच्चय। तो देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना ऊपर, अपसारी सोच। अपसारी सोच में मैंने आपको क्या बताया था? जब किसी एक क्वेश्चन के बहुत सारे, अपसारी सोच अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था कि जहाँ पर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपना दिमाग यूज़ करना पड़े, यानी कि यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में बच्चा सोच पाता है। ठीक है, ये होता है अपसारी सोच, और ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी काम में आती है कि बच्चों में अपसारी सोच का विकास कर सके। यानी कि अपसारी सोच आपकी रटने पर आधारित नहीं होती है, और रटने पर आधारित होती है आपकी अभिसारी सोच। जैसे जो हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके अभिसारी सोच में आ जाते हैं। जैसे सत्य असत्य वाले हो गए, जैसे राइट और रॉन्ग वाले हो गए, जैसे मिलान करने वाले हो गए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। और अपसारी सोच में आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, जहाँ पर बच्चा अपने दिमाग से सोचेगा और लिखेगा। तो यहाँ पर C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना की जो मेथड होती है, उसका पहला चरण कौन सा है? यानी कि जब बच्चे के सामने सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आती है, तो पहले बच्चा उस प्रॉब्लम को लेकर क्या करेगा? इन 4 ऑप्शन में से उसका पहला स्टेप क्या होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? ये आपसे पूछा है। पहला है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है समस्या की पहचान करना, तीसरा है प्रासंगिक जानकारी को खोजना, और चौथा है परिकल्पना का निरूपण करना। तो बताइए सबसे पहले क्या होगा? ये तो आप इजीली कर पाएंगे कि बच्चा समस्या की पहचान करेगा। सबसे पहले वो ये पहचानेगा ना कि समस्या है क्या। जब उसको समस्या का पता चल जाएगा, उसके बाद वो उसको सॉल्व करेगा, उसका समाधान करेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है समस्या समाधान का? समस्या की पहचान करना। ठीक है, क्योंकि जब तक समस्या का पता नहीं होगा कि समस्या क्या है, तो आप सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर B ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, अगर आपसे पूरा स्टेप पूछ ले तो आपको मैं सारे ही स्टेप्स बता देती हूँ समस्या समाधान करने का। सबसे पहले होता है समस्या की पहचान करना, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा होता है आंकड़ों का संचय करना, यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करना, आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा होता है परिकल्पना को तैयार करना। ठीक है, आप जो हाइपोथेसिस लगाते हैं, यानी कि अच्छा ये समस्या इस वजह से हुई हो सकती है, जो आप किसी बेसिस पर अंदाज़ा लगाते हैं, उसे हम कहते हैं परिकल्पना तैयार करना। उसके बाद होता है परिकल्पना का परीक्षण करना या निरूपण करना भी उसको कहते हैं। फिर आप परीक्षण करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस लगाई है क्या वो सही लगाई है या फिर नहीं लगाई है। और लास्ट में आप क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं, यानी कि सामान्यीकरण करना, उसका सामान्यीकरण करते हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? समस्या की पहचान करना। तो ये सारे ही स्टेप्स आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? रचनावादी कक्षा क्या होती है? जहाँ पर बच्चे कुछ नया क्रिएट कर सके। ठीक है, पहला है सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तीसरा है सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। और चौथा है बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो देखिए, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका होती है वो ये होती है, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। यानी कि हर बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है कि वो कुछ नया क्रिएट कर सकता है, तो वो उस चीज़ को सर्वोत्तम रूप में प्रकट कर सके, ये सुनिश्चित करना उद्देश्य होता है रचनावादी क्लासरूम का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हर बच्चे प्रतिभाग करते हैं और हम ये मानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। यही होती है आपकी रचनावादी क्लासरूम। तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
यानी कि छात्रों को आप अभिप्रेरित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे? पहला है व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। जी नहीं, कभी भी कंपटीशन की भावना बच्चों के अंदर पैदा नहीं करनी है। दूसरा है प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग। देखिए दंड आ गया, इट मीन्स ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को दंड देना गलत होता है, कभी भी आप बच्चों को दंड नहीं दे सकते। थर्ड है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड। यहाँ पर भी कठोर वर्ड आ गया, यानी कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लगा रहे हैं क्लासरूम में, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। डी ऑप्शन है बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार। देखिए हमेशा मैंने आपको बोला है बच्चों को रुचि के अनुसार ही पढ़ाना है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपको जो अधिगम है उसको सार्थक सिद्ध करना है तो बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाएंगे। आप जो चीज़ पढ़ने में बच्चों की रुचि है वही चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। यही होता है आपका इंक्लूसिव क्लासरूम और बाल केंद्रित शिक्षा भी हम इसी को कहते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा ताकि ये पता चल सके फ्रेंड्स कि हम इतने टाइम से ये सीरीज़ लगाए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आप लोग कितना समझ पा रहे हैं ये चीज़, इससे ये भी पता चलेगी। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? नहीं देता है पूछा है, ठीक है। पहला है कुपोषण, दूसरा है समकक्षों के साथ सहयोग, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है चर्चाएं। अब देखिए अपसारी सोच या अपसारी चिंतन जिसे कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, ये तो पॉजिटिव है। और क्लासरूम में आप बच्चों के साथ चर्चा कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। समकक्षों के साथ सहयोग यानी कि क्लासरूम में बच्चे अपने साथियों के साथ मिलजुल कर पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन ये जो कुपोषण है ये क्या है? एक नकारात्मक चीज़ है, ठीक है। ये सकारात्मक रूप से अधिगम में कभी भी योगदान नहीं देगा क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुपोषण, क्योंकि नहीं पूछा है और यही हमारा योगदान नहीं देगा। बाकी सारे यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि क्लासरूम में अगर चर्चा के साथ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बच्चे टीचर से पूछ रहे हैं, इस तरीके से डिस्कशन हो रहा है, ये तो अच्छी चीज़ है। और बच्चे अपसारी चिंतन कर रहे हैं, यानी कि अपना दिमाग लगा रहे हैं अलग अलग तरीके से कुछ नया सोचने के लिए, वो भी सही है। और समकक्षों के साथ सहयोग यानी कि अपने क्लासमेट्स जो हैं बच्चों के, उनके साथ मिल करके वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन कुपोषण यहाँ पर नेगेटिव हो गया और यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अधिगम की प्रक्रिया में योगदान नहीं देगा, ठीक है। तो आज की क्लास के हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।